आज मैं आप लोगों को साइंस के पेपर के अंदर आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप साइंस के अंदर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास में लास्ट 5 ईयर्स का कि भैया सीबीएसई ने पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से चैप्टर जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो हमारे 2023 के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज था वो था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एक तो चैप्टर ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारा। सेकंड जो चैप्टर जिसे कि हर साल सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो है हमारा यहां पर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। एंड अब इसके बाद में जो फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपके यहां पर लाइट चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल, जो कि 12 मार्क्स का था। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में वो है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बाकी का हम लोग हर एक चैप्टर की डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को देख सकते हो। और मेक श्योर कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। देखो, जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है यहां पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है आपकी एक्टिविटी 1.1, जो कि मैग्नीशियम रिबन वाली है ना। उससे ना एमसीक्यू बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो किस कलर का जलता है, उसको हम लोग पहले रब क्यों करते हैं सैंड पेपर के ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। और उसमें एक बार ये भी पूछा गया था कि कौन सी वहां पर ऑक्साइड बनती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी जो भी बता रहा हूं उनको इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको पढ़ना है। तो अब जैसे कि यहां पर ये जो केमिकल इक्वेशन, तो फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाता है, तो कई बार 1 मार्क में भी आ जाता है। वो आ जाता है कि बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अब ये इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। ये है यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड प्लस ऑफ यहाँ पर x ऑफ H2 गिविंग CH3OH आपको बैलेंस करना। और यहाँ पर x की जो वैल्यू है इसे आपको कमेंट करके बताना है कि भैया x की वैल्यू क्या रहेगी। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन इसकी वैल्यू रहेगी 1 और बी ऑप्शन इसकी वैल्यू रहेगी 2। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं केमिकल रिएक्शन से, कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सब आती हैं। इनकी आपको क्या बातें याद रखनी है? इनकी एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि A+B जब मिलकर के C बनाता है तो ये होती कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपको पता है। लेकिन इसके साथ में इसका एक एग्जांपल भी याद होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसे आ जाएगा कि एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में इसमें और तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहां पर कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे कि आपको यहां पर आयरन दे दिया, फिर CuSO4 दे दिया, फिर उसके बाद में ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास में वो बन रही है FeSO4, और फिर इसके साथ में हमारे पास में कॉपर है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है 1.7 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने बोर्ड्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है, और उसमें क्या फॉर्म हो रहा है और कौन सी गैस वहां पर इवॉल्व हो रही है। फिर इसी तरीके से आपको एक्टिविटी जो 1.9 है, इसमें आप लोगों को सल्फेट के साथ में रिएक्शन एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि आप लोग एक्सप्लेन कीजिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो उस केस के अंदर आपको ये यहां पर दिखाना होगा। और फिर इसके बाद में जो हमारा, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई बार बार इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन इस साल भी आएंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है यहां पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसमें भी क्या है, इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में क्या होता है। ये है आपकी एक्टिविटी 2.3, जिसको कि आपको ध्यान से देखना होगा। उसके अंदर आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। उसकी जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी, क्योंकि एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे रिएक्शन हुई थी। जैसे कि जिंक ग्रैन्युल्स की HCl के साथ में रिएक्शन हुई थी तो कौन सी गैस वहां पर निकली थी, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर आते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है कंपाउंड वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से जो गैस निकलती है उसमें उसका कलर किस तरीके का चेंज होता है, ये हमें एक्टिविटी 2.5 के अंदर गिवन है, तो ये आपको यहां पर पढ़नी जरूरी है। दो एक्टिविटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा पीएच वाला। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीएच। आपको पता होना चाहिए कि पीएच किस तरीके से मेजर की जाती है, एसिड की क्या होती है, बेसिस की क्या होती है, और बेसिक जो आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ जैसे कि गैस्ट्रिक जूस की क्या होती है, चाय की क्या होती है, मिल्क की क्या होती है, ये थोड़ा थोड़ा आपको इनका आइडिया होना चाहिए। कभी भी ऐसा डेटा बेस्ड इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें चिंता फ्री रहो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहां पर सॉल्ट, जिससे कि यहां पर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल सकता है। अब सॉल्ट यहां पर 4 जो सॉल्ट हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म हुआ था। और सेकंड ये पता होना चाहिए कि उसके यूज क्या है, कहां पर हम लोग उसे यूज में लेते हैं। इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का भी पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या था। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला था वो था CaCO Cl2। बताना कि मैं सही हूं या फिर गलत हूं, अगर गलत हूं तो करेक्ट कर देना, लेकिन चांसेस हैं कि मैं सही हूं। फिर इसके बाद में वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा तो आपसे रिएक्शन पूछ ली जाएंगी, रिएक्शन आ सकती हैं, ये आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब देखो मेटल जो होता है, मेटल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई 8th 9th का पेपर नहीं है, 10th का पेपर। तो इसमें आप लोगों से केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि रिएक्शन क्या होता है जब एसिड और बेस के साथ में मेटल को रिएक्ट करवाते, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके। और उसी के साथ में जो नेक्स्ट है वो है कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरीके से होता है, मेटल ऑक्साइड कैसे बनती है, ये रिएक्शन इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर इसके बाद में जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के अंदर एज सच कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं वो एसिड के साथ में, बेस के साथ में। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें याद रखनी नॉन मेटल ऑक्साइड, और यूजुअली इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा, यहां पर इसे एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ये है कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, कहां पर हम लोग इसे यूज में लेते हैं, किसके अंदर एब्सेंस ऑफ यहां पर ऑक्सीजन रहता है, किसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। उसी के साथ में सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है, इनका बेसिक आपको नाम पता होना चाहिए। इसकी डेप्थ के अंदर आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब डेप्थ में कहां पर जाना होगा, डेप्थ के अंदर आपको जाना होगा आयनिक जो कंपाउंड है वहां पर। आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क के अंदर या फिर फुल मार्क के अंदर आ सकता है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर, कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl कंपाउंड। आपको NaCl की फॉर्मेशन बतानी होगी और उसी के साथ में उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। जैसे कि यहां पर ये हमारा Na है, ये ऐसा तरीके का जो डायग्राम था ना Cl के साथ में ये, और इस तरीके से, तो ये जो डायग्राम था इसके अंदर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पॉइंट कोरोजन का, कि कोरोजन कैसे होता है, किस तरीके से मेटल के ऊपर होता है, और हम लोग इसको किस तरीके से यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। कि आप लोग जैसे कि कोरोजन अगर आपका नहीं होना तो आपको क्या करना है, जैसे कि पेंट आपको करना चाहिए, और कौन सी प्रोसेस होती है, ये सब आपको याद रखने, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, मैं बोल रहा था पॉटिक मतलब ये सॉरी तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड यहां पर क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि व्हाई कार्बन हैज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, कि उसके शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहां पर व्हाई कार्बन है फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, कि वो 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, 5 क्यों नहीं बनाता, 6 क्यों नहीं बनाता। ये इसका नाम है वो है टेट्रावैलेंसी, और उसी के साथ में इसका नाम हम लोग दे देंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इसका क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसके जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्या कंपाउंड उसके अंदर फॉर्म होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, और फिर इसके बाद में आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तीनों की तीनों रिएक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में आपको ये 3 रिएक्शन इसमें ध्यान से पढ़नी है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती हैं वो आते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। देखो आपको एक बात बताऊं, ये पढ़ने में बहुत छोटे छोटे टॉपिक। अब जैसे कि एल्केन है, जब आप एल्केन के बारे में पढ़ोगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार कि CnH2n+2 होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसकी होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो एक बार ध्यान से रख लेना। मेरे ध्यान से निकल गई थी होमोलोगस सीरीज, तो उसे एक बार जरूर से इंक्लूड कर लेना। एल्कीन क्या होती हैं, एल्काइन क्या होती हैं, तो बेसिक है। जैसे कि एक के अंदर डबल बॉन्ड होता है, एक के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हमें एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, या फिर एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो कि आपको जब पढ़ोगे तो ये साथ में होते जाएंगे। फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है यहां पर हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि हमारी शॉप का फॉर्मेशन होता है। अब इसी की एक उल्टी रिएक्शन होती है। अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो एसिडिफिकेशन पूछ लेगा। तो बस क्या होता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन का उल्टी रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये चीजें यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, अब हम आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। अब देखो बायोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर, इसमें आपको बहुत कुछ याद करना है, लेकिन वो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है जो बुक के अंदर दिया। मैं बता रहा हूं क्या क्या आपको पढ़ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो इसी के ऊपर ही आएगा। 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो ये है कि आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर याद रखना है कि फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन क्या है। जैसे कि हमारे स्टोमक है, स्टोमक का क्या फंक्शन है, जैसे कि वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है तो वो क्यों होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो वो क्यों होता है, उसका क्या फंक्शन है, ईसोफेगस का क्या काम है, हमारी टंग का क्या काम है। इस तरीके से आपको इसे अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के यहां पर टॉपिक है इसमें। और फिर उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे दांत उसको हम उससे च्यू करते हैं, फिर उसके बाद में टंग के थ्रू हम आगे उसको स्वॉलो करते हैं, फिर ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। फिर जो भी प्रोसेस है वो सब आपको पता होनी चाहिए कि हमारा फूड डाइजेशन किस तरीके से होता है। आप अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश करोगे ना, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर समझ लो। आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर किसी को समझा दो, अपनी छोटी बहन को समझा दो कि भाई किस तरीके से हमारे मुंह में खाना जाता है, किस तरीके से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उससे आप उसको ज्यादा याद रख पाओगे। ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जाइलम और फिलोयम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ जाइलम और फिलोयम। तो ये क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए होता है, कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन इससे यूजुअली पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जैसे कि ब्लड वेसल होते हैं। अब ब्लड वेसल कौन से होते हैं, क्या उनका काम होता है, जैसे कि हमारी वेन्स होती है, हमारी नसें होती है, ऐसी कौन सी नस होती है जिसके अंदर की प्योर ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, कौन सी कहां तक जाती है। ये बेसिक चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और फिर लास्ट स्टेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है और उसमें किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। और इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बस पता होना चाहिए कि लेफ्ट ऑरिकल क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ होती है, आपको ये चीज़ें इसके अंदर पता होनी चाहिए, कितने चैम्बर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें यूजुअली आता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर आपको कुछ जैसे कि हमारे ऑर्गन है लंग्स का आपको पता होना चाहिए कि लंग्स का काम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। फिर उसके बाद में एलोवली का क्या काम होता है, नॉस्ट्रिल्स का क्या काम होता है। तो इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन ये करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि आप लोग अगर इसकी फुल फंक्शनिंग पढ़ लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बड़ा चैप्टर है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं।
देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, कौन से उसमें रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपसे कुछ पूछना होगा तो रिएक्शन यहाँ पर आराम से पूछी जा सकती है, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसी के साथ में एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि किडनी, ठीक है, किडनी का आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन का क्या काम होता है, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर आउट करने का होता है, और उसी के साथ में जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, डायलिसिस होता है, वो क्या होता है, बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, डायग्राम के अंदर आपसे हार्ट का यहां पर पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कहां पर है, ये कहां पर है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और लंग्स का नहीं आएगा, ये बात याद रखो कि लंग्स का डायग्राम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है और आपको इनको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना आपको दिया रहेगा और पॉइंट करके कहा जाएगा कि ये ए पॉइंट क्या है। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें है ना आपको डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी, आपको इसमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे कि प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है, अब प्लांट हार्मोन के अंदर आपको कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, वो रखना है कि ऑक्सिन का क्या काम होता है, एब्सिक एसिड का क्या काम होता है, साइटोकिन का क्या काम होता है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये 3 हार्मोन है जिनसे कि क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में बार बार पूछे गए, तो ये पूछे जा सकते हैं। फिर उसी के साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आपको स्पाइनल कोड के बारे में पता होना चाहिए कि स्पाइनल कोड किस तरीके से वर्क करती है, थैलेमस किस तरीके से वर्क करता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम है वो भी आता है, बहुत बार सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 मार्क के अंदर डायग्राम ही पूछ लिया कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, जो कि रिफ्लेक्स सेक्शन के अंडर ही आता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम पता होना चाहिए, सेल बॉडी क्या होती है, एक्सोन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होती हैं, ये सेल वो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर आपका आ जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं वो आती हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद में जो प्लांट्स मूवमेंट है, ये हैं आप लोगों की एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी आया कि भाई एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से आप फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स एक्सप्लेन करोगे, तो उस केस के अंदर आपको एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना होगा, या फिर इससे यहां पर आपके पास में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आराम से आ सकता है कि फोटोट्रॉपिज्म के अंदर क्या होता है कि प्लांट लाइट को देख करके किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, इसका मतलब ये होता है। फिर उसी के साथ में जियोट्रॉपिज्म की ग्रेविटी को देख करके किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो ये 2 चीजें प्लांट्स मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ में टाइप्स ऑफ हार्मोन की अगर बात करें तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है और उनका फंक्शन यहां पर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। और उसी के साथ में जैसे कि पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ओवरीज और टेस्टिस, इनका क्या फंक्शन होता है और ये क्या काम करती है, ये आपको बेसिक बस पता होना चाहिए, कि नाम सुना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ वहां पर जाकर के, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है डायग्राम आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क का, इसको रट के चले जाओ, इसका रट्टा मार लो, आपको रट्टा मार लेना है कि क्या होता है। बेसिक बहुत ही ज्यादा सिंपल डायग्राम, इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा। और उसी के साथ में ब्रेन का जो डायग्राम है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे कि सेरिबम है वो कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर फोर ब्रेन कहां पर होता है, अगर ऐसा आ जाता है, ऐसे चांसेस हैं कि एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि एक आपको डायग्राम दे दिया जाए, 3 पॉइंट दे दी जाएंगे, ए बी और सी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पार्ट है, और उनके फंक्शन भी अगर पूछ लिए तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन चला जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सभी लोगों का इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो है रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि रहेगा हमारा फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर। इसकी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो इसका फंक्शन और उसी के साथ में इसका डायग्राम, दोनों आ सकते हैं। अगर डायग्राम किसी चैप्टर से आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वो यही चैप्टर है। इसके अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो डायग्राम भी रट करके चले जाओगे तो भी आप इसको अच्छे से कराओगे। और उसी के साथ में 2 प्रोसेस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर,
वो है एक तो रीजनरेशन और दूसरी है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। इनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं और ये कैसे होती है, इनकी डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपको डायग्राम पता होना चाहिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, कि कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, कि ये प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से होती है। और लास्ट है कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, क्योंकि सीबीएसई ने लास्ट ईयर आई थिंक कि ये इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था। जब से मैं पढ़ा रहा हूं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर इससे पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। डायग्राम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मैंने पहले ही बता दी, तो डायग्राम आपको अच्छे से इसके रट लेने। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हेरिडिटी। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत कुछ पढ़ने को कहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं डिटेल के अंदर, उन्हीं से क्वेश्चन इसमें हर बार आता है। सबसे पहला है हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको पढ़ना है F1 और F2 जनरेशन, कि F1 जनरेशन किस तरीके से जनरेट होती है, F2 जनरेशन किस तरीके से जनरेट होती है। इनकी जो टेबल है ना वो आपको पता होनी चाहिए, वो टेबल आपकी रटी हुई होनी चाहिए कि क्या फॉर्म होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, कौन सा जो डोमिनेंस ट्रेट होता है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट होता है, क्या होता है, जैसे कि डोमिनेंट होंगे तो कितने होंगे, कितने परसेंटेज होंगे, F1 जनरेशन में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज, जैसे कि आपको एक पूरा एक पैरा दिया जाएगा कि हमारे पास में ना पहले बोल देते हैं कि एक ग्रीन पी प्लांट्स थे और उसी के साथ में एक व्रिंकल थे, राउंड और व्रिंकल का है आपके उसमें, तो ये पूछ लिया जाएगा कि F2 जनरेशन के अंदर कितने परसेंटेज है जो कि हमारे पास में राउंड रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। इसका भी आपके पास में जो टेबल है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो टेबल फॉर्म होती है। जैसे कि मेल के पास में 2 होते हैं X और Y क्रोमोसोम्स, और उसी के साथ में फीमेल के पास में XX होते हैं, तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ F1 और F2 जनरेशन की टेबल याद रखनी है, और वही आप लोगों का सेकंड टॉपिक भी यही है, बस आपको ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। देन फिर इसके बाद में अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के ऊपर। अब देखो फिजिक्स के अंदर बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से, लेकिन फिजिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आपको है ना ईजी वाले करने हैं। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप है ना जो फॉर्मूला बेस्ड है उनको ही बार बार करो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस उसके अंदर मिले और आपसे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है अब इसके अंदर, सबसे पहली पढ़नी है इमेज बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस के ऊपर होती है, ये सब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए एकदम से। जैसे कि हम सामने देखते हैं तो वो हमारा मिरर इफेक्ट होता है, तो ये सब आपको उसका पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है रे डायग्राम, भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रे डायग्राम, मिरर के और लेंस के। एग्जाम के आपको टीचर पढ़ाएंगे मिरर के, लेकिन एग्जाम के अंदर आएंगे लेंस के, दोनों के पढ़ लेना। और इसके अंदर एक पॉइंट तो जरूर से पढ़ना, वो पढ़ना एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको ये समझ में आ गया दोनों का, कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का, मिरर का और लेंस का, अगर आपको ये समझ में आएगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, तो आपको सारे रे डायग्राम समझ में आ जाएंगे। और यूजुअली यही होता है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है तो आप उसका रे डायग्राम बनाइए। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का, कुछ भी नहीं कर रहा होता, 3 मार्क फ्री के मिलते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। 1 डायोप्टर को आप लोग डिफाइन कीजिए। इसके अंदर ऐसे नहीं आएगी डेफिनेशन, इसके अंदर डेफिनेशन आएगा कि डिफाइन 1 डायोप्टर, तो आपको 1 डायोप्टर एक्सप्लेन करना होगा, फोकल लेंथ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें हम लोग यूजुअली ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स इसमें कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे हमारे मिरर फॉर्मूला से पूछा जा सकता है, लेंस फॉर्मूला से हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हमारे पास में मिरर फॉर्मूला से ही आते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला प्लस ऑफ यहाँ पर मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आता है, और ये 3 मार्क का ही एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के। आप इसको एक
एक बार देख लेना, ऐसा ना हो कि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि इसी से आएगा और अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपको हवा ही नहीं लगेगी। तो एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको इसको देख लेना है कि इसके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वैसे चांसेस ये होते हैं कि इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्नेल्स लॉ के अंदर क्वेश्चन आता है। कई बार अगर बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो सीधा एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा 3 मार्क का कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन इससे यूजुअली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और फिर इसका अंदर जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर पावर ऑफ लेंस, कि पावर ऑफ लेंस कैसे हम लोग निकालते हैं। वन डायोप्टर को आप लोग किस तरीके से डिफाइन करोगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो इसके अंदर है ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चन कभी भी स्ट्रेट नहीं आएगा। इसके अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा ह्यूमन आई से जो इसके पार्ट्स हैं उससे आ सकता है कि कोरेना क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी के साथ में जो क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन के अंदर, कि आइज के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। उसी के साथ में आपसे ये एक प्रेस बायोपिया क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन इसे यूजुअली पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है, वो विबग्योर किस तरीके से बनता है, उसका कौन से की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कौन से की वेवलेंथ यहाँ पर कम होती है। अब जब हम इसी की बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो इसी के अंदर ही जो क्वेश्चन है यूजुअली पूछे जाते हैं कि व्हाई स्काई इज ब्लू, कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू क्यों है। ये क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। और वही यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे कि सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो डिफरेंट क्यों होता है। ये क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि जब सनराइज होता है तो वो उस टाइम के ऊपर रेडिश हमें क्यों दिखाई देता है, और फिर उसके बाद में नून के अंदर वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्राइट क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन इससे यूजुअली पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। और इसी के साथ में फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का भी आपको एक बार देख लेना है कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, एयर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके अंदर किस तरीके से होते हैं। फिर उसी के साथ में आपको टिंडल इफेक्ट भी इसमें आपको याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी होने में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें डेफिनेशन आएगी तो ये आएगी कि एक्सप्लेन 1 एम्पेयर करंट, एक्सप्लेन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, ये इससे क्वेश्चन आता है। या फिर ये आ जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज ओम्स लॉ, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। और इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की सीरीज रजिस्टर आपको दे दी जाएंगे। सर्किट डायग्राम जो आता है ना आपका, कि जैसे कि अलग अलग आपके सर्किट जोड़ दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो क्वेश्चन इससे यूजुअली आते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि जूल्स हीटिंग लॉ, कि इससे आपका न्यूमेरिकल आएगा कि हमने एक बल्ब को ऑन रखा, 1 घंटे के लिए हमने ऑन रखा, तो उसमें कितनी यूनिट ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, कितनी पावर वो वहाँ पर कंज्यूम करेगा। तो ये यहाँ पर इससे पूछा जाता है। हमने हीटर ऑन कर दिया तो उससे कितनी पावर हुई, तो ये क्वेश्चन इससे यूजुअली पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और वहीं पर अगर इसकी डेफिनेशन पूछनी होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी कि 1 वोट को आपको डिफाइन करना होगा कि क्या होती है 1 वोट, किस तरीके से हम लोग उसे डिफाइन करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे जो आपकी थ्योरी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब जैसे कि न्यूमेरिकल क्या आएंगे, मैंने कहा कि आपको सर्किट दे दिया जाएगा, सर्किट डायग्राम के अंदर आपको रेजिस्टर्स दे दी जाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, एमीटर कितनी रीडिंग देगा। तो ऐसे क्वेश्चन इससे यूजुअली आते हैं। देन फिर इसके बाद में पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज करना होगा तो वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हीटिंग जूल्स हीटिंग लो है, उसके ऊपर बेस्ड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर, कि हमारे पास में एक ये वायर था, हमने इसको आधा कर दिया, तो अब आप बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और ऐसे वायर को हमने 10 को एक साथ जोड़ दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसे यूजुअली आते हैं। तो ये आपको जो 4th पॉइंट है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर आपको है ना सबसे पहले तो पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और इससे क्वेश्चन एक ये आ सकता है, यही आता है, वो ये है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरैक्ट, मतलब कि हमारी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं एक पॉइंट के ऊपर आकर के। और उसी के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जब हमारा वायर होता है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, लूप होता है, सर्कुलर लूप होता है तो कैसी होंगी, सोलेनॉइड होता है तो उसके अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। तो ये क्वेश्चन इससे यूजुअली आते ही आते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके अंदर आपको इसका एक तो डायग्राम पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारी जो ये फर्स्ट फिंगर है ये क्या दिखाती है, ये फिंगर क्या दिखाती है, हमारा थंब क्या इंडिकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन बेस्ड आपसे सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है वो फील्ड फोर्स वाले की, एक हमने मैग्नेट लगा दी, एक उसके ऊपर हमने एक जैसे कि आप बोल दो कि कॉइल सोलेनॉइड जैसा लगा दिया, उसके अंदर जब करंट फ्लो किया तो वो किस तरफ डेविएशन देगा। मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर वाला जो टॉपिक है वो इसके अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्टिविटी आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब क्रॉस क्यों कर रहा हूँ ये, कि सोलेनॉइड और जो बार मैग्नेट होती हैं इनकी फील्ड लाइंस सिमिलर कैसे होती हैं। आपने देखा होगा कि फील्ड लाइंस की और इसकी सिमिलर रहती है, तो वो कैसे रहती है, ये क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा गया है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा आवर एनवायरनमेंट। अब देखो आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है ना, इसके अंदर है ना आपको बस 4 चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहला कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 10% लॉ का, कि ये जो 10% लॉ है ये किस तरीके से काम करता है इन ट्रॉपिक लेवल के अंदर। फिर इसके बाद में आता है कि इफेक्ट्स ऑफ वेस्टेज, कि हम लोग आज जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। आपको इसके एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो यहाँ पर पता ही होने चाहिए। फिर इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि फूड वेब क्या होता है, किस तरीके से, मतलब फूड वेब और फूड चेन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन एक बार आ जाता है। फूड वेब वर्सेस फूड चेन, ये एक बार लिख लेना, ठीक है, फूड वेब वर्सेस फूड चेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और फिर इसके बाद में लास्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन आज में। तो बस यही था इस वीडियो को, मेक श्योर कि अपने दोस्त के साथ में जरूर से शेयर करना, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम को फोड़ करके आना।